हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सब स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बोर्ड का क्वेश्चन टाइप तो पता चलेगा ही, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम्स है और इस साल बोर्ड 2023 में ये सिर्फ 6 मार्क्स के लिए आने वाला है और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स। चलिए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। मेरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। आप सबको पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से और कोई छोटा प्राइम नंबर नहीं होता और ये अकेला ही एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। बाकी और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो 4 होगा, क्योंकि 1 देखा जाए तो 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, लेकिन वो ना ही प्राइम ना ही कॉम्पोजिट है, क्योंकि प्राइम होने के लिए उसके पास मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे 2 का 2 फैक्टर्स है, 1 और 2। 3 का भी देखा जाए तो 2 ही फैक्टर है। और जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, जैसे कि 4 के 3 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 खुद। अब जो कि इसने पूछा है कि एचसीएफ निकालना है हमें इन दोनों का, तो अगर हम 2 को फैक्टराइज करके लिखें तो 2 को हम 2 इंटू 1 करके लिख सकते हैं और 4 को हम 2 इंटू 2 इंटू 1 करके लिख सकते हैं। ये हुआ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हुआ 2 का पावर 1 इंटू 1, ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 1। सो HCF ऑफ 2 and 4 विल बी, HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर का छोटा पावर कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर 2 है और उसका छोटा पावर है 1। यहाँ पर देखा जाए तो 1 भी आ रहा है, 1 भी कॉमन फैक्टर है, जो कि नहीं लिखने से भी चलेगा, फिर भी लिख देते हैं एक बार के लिए। कॉमन फैक्टर है 1 और उसका छोटा पावर है 1, तो HCF आ जाएगा 2 इंटू 1 2। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए समझते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 5 + 3 √2 इज रैशनल। अब क्योंकि ये रैशनल है, सो वी कैन राइट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो वी कैन राइट 5 + 3 √2 इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पर कि वेयर p and q आर को प्राइम्स, या फिर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कि कॉमन फैक्टर 1 है और 1 के अलावा कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू ये p/q हो गया। +5 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 3 √2 इज इक्वल्स टू p/q -5, राइट साइड में आ जाएगा p - 5q होल डिवाइड बाई q, लेफ्ट में बचेगा 3 √2। लेफ्ट में ध्यान रखना कि हमेशा हमें रूट वाला पार्ट रखना है, तो √2 इज इक्वल्स टू p - 5q बाई 3, यहाँ पे आने से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो करता है यहाँ पे, या डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p और q तो इंटीजर्स है, जो कि हमने पहले स्टेटमेंट में लिखा है। 5 और 3 भी इंटीजर्स ही है, दैट मीन्स ये जो पूरा राइट हैंड साइड है ये इंटीजर ही है, यानी एक इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे सिंस p, q और 5 और 3 आर इंटीजर्स, क्योंकि ये सब इंटीजर्स हैं, सो p - 5q बाई 3q इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि अब देख सकते हैं कि RHS अगर रैशनल है तो LHS भी रैशनल होना चाहिए, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है √2 इरेशनल है, बट वही चीज़ लिखना है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट
root 2 is rational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. क्या wrong assumption किया था कि 5 + 3 √2 is rational. तो क्योंकि हमारा assumption गलत है, that means अगर ये rational नहीं है तो definitely ये irrational होगा. Therefore we conclude that 5 + 3 × √2 is irrational. Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equals to product of the two given numbers. HCF और LCM निकालने के लिए उन्हें पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो हम 404 को 2² × 101 लिख सकते हैं और 96 को 1 2 3 4 5 2⁵ × 3 लिख सकते हैं. HCF निकालना बताया था, क्या से होता है. HCF के लिए कॉमन फैक्टर लिखेंगे और उसका स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे. तो यहाँ पे 2² आ रहा है जो कि 4 होता है. LCM के लिए भी हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है. तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है, लेकिन LCM के लिए हमें बड़ा पावर देखना होता है जो कि 5 है. और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना पड़ता है. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो 2⁵ यानी 32 होता है. 32 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9696. इसके बाद बोला है कि वेरीफाई भी करना है कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है कि नहीं. HCF of 404 and 96 into LCM of 404 and 96 is equals to 4 × 9696. और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन 404 एंड 96. देखते हैं कितना आता है. 9696 इंटू 9696 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो आता है ये 38784. और प्रोडक्ट ऑफ 404 एंड 96 करते हैं तो भी इतना ही आना है 38784. तो वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. इसे भी हमें प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करना है. तो वही हम लिखेंगे पहले. लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल. हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं फिर लास्ट में हम उसी को गलत कर देते हैं. वही है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. तो पहले लिख दिए रैशनल है, तो रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q फॉर्म में. सो √2 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम लिखा नहीं मैंने, को प्राइम लिख देंगे, को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2. यहाँ बचेगा p² q² को उधर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 में कुछ क्वांटिटी यानी q² मल्टीप्लाई करने से p² आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हियर क्या पता चल रहा है हमें कि 2 डिवाइड्स p². तो थ्योरम के हिसाब से अगर 2 p² को डिवाइड कर सकता है सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स p. 2 क्योंकि p को डिवाइड कर सकता है तो हम 2 × c कुछ एक और नंबर लिखते हैं इज इक्वल्स टू p. सपोज हमने यहाँ पे c लिया, c एक कांस्टेंट है यानी कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करने से c आता है सपोज
से लिखते हैं। सपोज हमने, क्योंकि 2p को डिवाइड कर रहा है तो 2 इंटू सी करने से p आएगा। c यानी एक नंबर है, नेचुरल नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ऑब्वियसली p आएगा। तो वही चीज़ बता रहा है कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से आएगा 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, c बात लिख देते हैं 4c स्क्वायर, c का स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो रहा है, और राइट साइड में p का स्क्वायर p स्क्वायर हो रहा है। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर था, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और ये जो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर आया इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो ऊपर क्या वैल्यू था, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर था, तो उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो लिखना पड़ेगा कि पुटिंग p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ पे p स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे p स्क्वायर है, p स्क्वायर की जगह हमें 4c स्क्वायर पुट करना है, और लेफ्ट में बचा है यहाँ पर 2q स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे पहले, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होकर उधर जाने से डिवाइड होगा तो यहाँ से कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर इस तरफ बचा 2c स्क्वायर और दूसरे तरफ बचा q स्क्वायर। तो पहले हमने जैसे देखा था कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और थ्योरम के हिसाब से अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि 2 q को भी डिवाइड कर सकता है, p को भी डिवाइड कर सकता है। Now we get that 2 divides both p and q। लेकिन पहले तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि p और q को प्राइम है, को प्राइम का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी p और q सिर्फ एक ही टेबल्स में आने चाहिए जो कि 1 का टेबल है। लेकिन p और q तो 2 के टेबल में भी आते हैं क्योंकि 2 भी p और q को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, नाउ वी गेट दैट 2 डिवाइड्स p एंड q, दोनों p और q को डिवाइड कर रहे हैं, दिस मीन्स p एंड q हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड 2। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ से, प्रॉब्लम ये आया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम हुआ दैट मीन्स हमने जो पहले एजम्पशन लिया था कि p और q को प्राइम है, अब इसके तो 2 फैक्टर्स आ गए, को प्राइम नंबर्स के तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, यहाँ पे 2 फैक्टर आए हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ वो लिखना हमें, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन था, दैट रूट 2 इज रैशनल, हमने रैशनल मान लिया था ना रूट 2 को, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। अब रूट 2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा डेफिनेटली। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज 2। हमने डिस्कस किया अभी, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 11 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो ये 1 के टेबल में आता है और एक 11 के टेबल में आता है, इसीलिए प्राइम फैक्टर के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ये 2 ही टेबल्स में आते हैं। नेक्स्ट पूछा है द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। इसके लिए पहले हमें उनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 6 are 12, 2 3 are 6। तो HCF निकालने से पहले लिखना होगा हमें 12 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, 21 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, 15 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। सो HCF ऑफ 12, 21, 15 इज इक्वल्स टू, HCF के लिए हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर तीनों में 3 है और उसका जो सबसे छोटा पावर है 1 है, तो HCF आ गया 3। LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 क्या होगा,
LCM के लिए हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है सब में, तो वो तो 3 है दिख रहा है, और 3 का हाईएस्ट पावर भी देखा जाए तो 1 ही है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 2 स्क्वायर सिर्फ एक ही में है, 2 में कॉमन नहीं है, 2 में कॉमन होता तो फिर एक बार लिखते हैं। तो बाकी जो भी बचा उसको लिख देते हैं। 2 स्क्वायर बचा, 7 का पावर 1 बचा और 5 का पावर 1 बचा, तो ये हुआ 7 5 सा 35, 35 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये आता है 420। नेक्स्ट पूछा, इफ HCF of 39 and 91 is equals to 13, then LCM of 39 and 91 is। अभी हमने एक चीज़ पढ़ा, क्या पढ़ा, ऊपर वेरीफाई करने को ही बोला था ना, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, 39 एक है और एक है 91। HCF दिया है हमको 13, LCM पूछा है। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई होकर उधर जाने से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कट कर सकते हैं, 13 1 जा 13 3 जा। अभी LCM जो बचा, LCM निकालने के लिए बस इसे मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 91, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो इतना आएगा उसका LCM। नेक्स्ट पूछा है, रूट ओवर ऑफ 57 इज एन, किस तरह का नंबर है, 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 57 से। तो जब हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, उसका आंसर इरेशनल नंबर ही आने वाला है। दैट मीन्स 4 रूट 57 होगा एक इरेशनल नंबर। अगर रूट 57 अगर नेचुरल नंबर आता तो फिर रैशनल हो सकता था, जैसे अगर हम 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 4 करते तो ये होता, सॉल्व करने से 4 इंटू 2 रूट ओवर 4 2 होता है, तो ये 8 आता, तो ये रैशनल है। इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 रूट 7, 5 रूट 57, 5 नहीं 4 रूट 57। तो 4 तो रैशनल है, लेकिन जब हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। रूट ओवर ऑफ 57 इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट ओवर 4 की बात करें ये रैशनल है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से एक रैशनल नंबर आ रहा है, राइट। इसीलिए 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव द HCF as 12 and product as 6336। the number of pairs possible for the numbers is। 2 नंबर का HCF अगर 12 आया, दैट मीन्स एक नंबर अगर 12x होगा तो एक नंबर 12y होगा। 12x मतलब क्या हो सकता है। HCF कैसे निकालते हैं, HCF के लिए हमें देखना होता है कि दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके जो सबसे छोटा पावर कौन सा है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 12 जैसे भी आया होगा। HCF अगर 12 है दैट मीन्स दोनों ही नंबर्स में, जैसे एक नंबर अगर 12x है, एक नंबर 12y है, तो दोनों ही नंबर्स में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 एक कॉमन फैक्टर आया होगा, और दोनों के ही पावर्स, मतलब दोनों के पावर्स तो नहीं, इन दोनों में से किसी एक का पावर जो होगा 1 होगा, किसी का पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, इतना तो कंफर्म है कि दोनों में 12 कॉमन फैक्टर होगा, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आया। इसके अलावा कुछ नंबर्स होंगे, इसके अलावा भी कुछ नंबर्स मौजूद हो सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे 7 इंटू 3 ऐसे हो सकता है, इसमें 11 इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो x लिखा है, यहाँ पे x इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। x हमें नहीं पता ये 7 इंटू 3 होगा ना क्या होगा, हमें नहीं पता। वैसे y यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, हमें यहाँ पर जो नहीं पता, यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया, लेकिन ये x और y हमें रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। डेफिनेटली प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 तो होगा ही, इसके साथ कुछ नंबर होगा, हमें नहीं पता, ये जो कुछ नंबर है हमें नहीं पता क्या होगा। वैसे ही दूसरे नंबर में भी 12 एक फैक्टर होगा, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर हमें नहीं पता। तो बाकी हमें जो एक्स्ट्रा नंबर है नहीं पता, उसको हमने रिस्पेक्टिवली x और y लिख दिया है। इतना तो समझ में आया होगा। HCF 12 आया मतलब दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 मौजूद होगा, राइट।
तो दोनों नंबर्स सपोज इस तरह से लिखते हैं HCF ऑफ 12x 12y 12 दिया है, और बाकी जो x y है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर से समझ सकते हैं। तो x और y प्राइम नंबर्स होंगे, तो 12x और 12y का जो HCF आएगा वो 12 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी हमको दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहले लिख देंगे लेट टू नंबर्स और 12x एंड 12y। तो ये सॉल्व करने से 12 इंटू 12 144 होता है। xy इज इक्वल्स टू 6336, xy इज इक्वल्स टू 6336 डिवाइडेड बाई 144 होगा। तो 144 जब डिवाइड होगा उसके साथ तो आ जाएगा 44। तो ये जो 44 है, 44 कैसे बन सकता है? 44 बनने की दो पॉसिबिलिटीज़ है। 44 या तो 4 इंटू 11 होके या फिर 11 इंटू 4 होके बन सकता है, या फिर 44 जो है वो 1 इंटू 44 या 44 इंटू 1 होके बन सकता है। तो 44 इंटू 1 और 1 इंटू 44 एक ही चीज़ होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पेयर्स पॉसिबल है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेयर्स पॉसिबल है। तो हमने ये जो पूरा इतना सारा एक्सप्लेनेशन, इतना सारा लिख के क्या निकाला कि ये जो 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से 6336 आना चाहिए और HCF 12 आना चाहिए। तो इसका पॉसिबल पेयर निकालने के लिए हमने इस तरह से किया। तो पॉसिबल पेयर यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि पॉसिबल पेयर्स सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, ना 1 ना 3, सिर्फ 2 ही पॉसिबल पेयर्स होंगे। नेक्स्ट, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर n, 12 रेज टू द पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0। इसका आंसर 0 होगा इसका आंसर 0 होगा क्योंकि जब हम 12 टू द पावर n को फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, इसका पावर n। तो n अगर कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है। तो यहाँ पे बोला है कि 12 टू द पावर n किस में एंड नहीं होगा, तो ये 0 में एंड नहीं होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि अगर ये 0 में एंड होता तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। लेकिन 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद नहीं है, 2 तो मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है। इसीलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, या फिर क्या बोलते हैं 12 टू द पावर n में, n अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर क्या है 1 2, जैसे 12 का पावर 1, 12 का पावर 2, 12 का पावर 3, 12 का कोई भी पावर ले ले, 12 का कोई भी पावर नेचुरल नंबर ले ले, फिर भी वो कभी भी 0 में एंड नहीं करेगा क्योंकि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मौजूद नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला MCQ था वैसे। द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज। 385 का प्राइम फैक्टर्स यानी सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर 5 के टेबल में जा रहा है, ये 5 7 ज़ा 35, फिर से 5 7 ज़ा 35, 5 से नहीं होगा, फिर 7 से होगा, 7 11 ज़ा 35, या 7 11 ज़ा 77। दैट मीन्स 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 11। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे करना है क्या, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इनके ये जो प्राइम फैक्टर्स आए 2 और 7, इनके एक्सपोनेंट्स का सम करना है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हुआ, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 2 का एक्सपोनेंट यानी 2 का पावर क्या है 2 है, और 7 का एक्सपोनेंट यानी 7 का पावर क्या है 2 है। तो उनका क्या करना है, हमको सम करना है। सम यानी उनको ऐड करना है। जैसे 2 इंटू 2 भी वही हो रहा है, फिर भी ऐड करना है, तो ऐड करने से 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर।
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर में 10 आता है। वाह, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने डायरेक्ट। स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो वो होता है, वो भी स्टेटमेंट में लिखना होगा, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, जो कि स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 × 5, 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर। इनका एलसीएम निकालना में एलसीएम ऑफ 10 यानी 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 कॉम्पोजिट। तो इन दोनों कॉम्पोजिट नंबर का एलसीएम आएगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिख देंगे, उसके बाद जो बचा कुचा है उसको लिख देंगे। तो ये आया 4 × 5 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अभी बढ़िया, एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया है, डर लग गया दिखने से, लेकिन एक्चुअली डरने की बात नहीं है इसमें कुछ। बस पूछा यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाई दिस बड़ा सा नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इस बड़े से नंबर में लास्ट में हम देख सकते हैं 5 है। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 पता है, 5 के टेबल में क्या होता है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। देख सकते हैं कि 5 के टेबल में क्या होता है, वंस प्लेस में यानी यूनिट्स प्लेस में 5 या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बड़े से नंबर के यूनिट्स प्लेस यानी वंस प्लेस में 5 आ रहा है, दैट मीन्स ये 5 के टेबल में आएगा। मतलब हमें नहीं पता कि कौन कौन से टेबल में आएगा, लेकिन डेफिनेटली 3 टेबल में तो आ रहा है। एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक तो 5 के टेबल में आ रहा है, और ये जो बड़े सा टेबल है, बड़ा सा जो नंबर दिया है उसके खुद के टेबल में आएगा। प्राइम फैक्टर मतलब तो 2 ही फैक्टर्स आने चाहिए, प्राइम नंबर यानी 2 फैक्टर्स आने चाहिए। ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर है दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। तो प्रूव हो गया कि मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मीन्स ये एक कॉम्पोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर किसके होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर के होते हैं। तो इसके लिख देंगे हम वही 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 हैज़ at least 1 5 and itself as prime factors। 1 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर नहीं लिख सकते, as factors यानी क्या, मिनिमम 3 फैक्टर तो है इसमें। तो इतना काफ़ी है कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए। सो द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखेंगे। A and B are 2 positive integers such that the least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. Then calculate least prime factor of A plus B. बोला है कि A का least prime factor जो है वो 3 है। least prime factor 3 मतलब क्या, इसका डेफिनेटली least prime factor 2 नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है और least prime factor ही इसका कितना है, 3 है, मतलब 2 नहीं होगा। तो डेफिनेटली एक ऑड नंबर बन रहा है, डेफिनेटली एक ऑड नंबर बनेगा। 3 इंटू कुछ भी अगर आ जाए नो प्रॉब्लम, ये एक ऑड नंबर ही बनने वाला है। वैसे बी का एक लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है, तो 5 के साथ कुछ भी आ जाए ये एक ऑड नंबर रहेगा। लीस्ट प्राइम फैक्टर ही 5 है। अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता तो फिर ये इवन होता, ठीक है। तो दोनों ही ऑड है। स्टेटमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं कि क्योंकि लीस्ट प्राइम फैक्टर सिंस ए हैज़ लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 देन इट मस्ट बी ऑड and B also has least prime factor 2, least prime factor 5, so it is also odd. We know that odd number plus odd number is equals to even number। सही बात है, जैसे 1 एक ऑड है, 1 ऑड है, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 आता है जो कि इवन नंबर है। या फिर और एक एग्जांपल, 3 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 7 + 3 10 होता है, 10 एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर A + B अगर देखा जाए, वो पूछा है कि A + B का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा। A ऑड है, B भी ऑड है, और A और B का अगर हमें
लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, ए और बी क्या आने वाले हैं, इवन आने वाले हैं ना, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। तो इवन, अगर ये इवन है तो डेफिनेटली इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2। 2 के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 तो होने ही वाला है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। 2 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी। यार एक सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टरिटी कंप्लीट करना है। नीचे का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का आएगा, तो 15 इंटू अगर 13 इंटू 5 करेंगे तो 65 आ जाएगा। फिर 65 इंटू 3 होने से 195 आ रहा होगा। फिर 195 इंटू 3 अगर करेंगे तो 3 5 is 15, 1 कैरी, 3 9 is 27, 128 हो जाएगा, 3 1 is 3 प्लस 1 4, 3 9 is 27, 585 आ जाएगा। क्या तो सिंपल सा चीज़ है, नीचे का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का आएगा, यहाँ पर भी नीचे का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का नंबर आ जाएगा। ओके, एक्सप्लेन वाई दिस 2 नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट वाई, कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर प्रूफ कर देना है, बस उतना कर दिया काम हो गया हमारा। तो पहला नंबर क्या दिया हमें, 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 इज इक्वल्स टू, इसमें 11 कॉमन निकाल देते हैं तो अंदर बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा 7 इंटू 13, सेकेंड टर्म में 1 बचेगा, तो 11 इंटू 92 प्राइम फैक्टर है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन जो भी हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर है। फिर इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहे आगे तो कर सकते हैं, तो यार 11 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 23 वो मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो लिख सकते हैं कि सिंस दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 तो सबका फैक्टर होता है तो मोर देन 2 फैक्टर है इसका, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली दूसरा भी हम प्रूफ कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल देंगे जैसे पहले किया था इजीली सॉल्व करने के लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो आएगा 1680 प्लस 1, यानी आ रहा है 3 इंटू 16801। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, डेफिनेटली मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर है। सिंस द गिवन 2 numbers has more than, since the given 2 numbers have more than 2 factors, they both the numbers are composite numbers। ये होगा 4 to the power n दिया है, check whether 4 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। 4 to the power n, okay, for a number to end with the digit 0, its prime factorization must contain 2 and 5, क्योंकि 2 into 5 10 होता है ना, तो 1s प्लेस में 0 आता है, तो एटलीस्ट 2 और 5 तो होना चाहिए। बट 4 to the power n को हम लिख सकते हैं 2 square इंटू 2 square का पावर n does not have both 2 and 5 in its prime factorization। लेकिन हमको ये बताना भी तो पड़ेगा कि 2 और 5 है नहीं अभी, लेकिन किसी तरह से आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते किसी भी तरह से 2 और 5। इसका रीज़न लिखेंगे कि ऑल्सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that 4 to the power n has unique prime factorization, unique prime factorization, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब किसी भी तरह से उसमें 2 और 5 दोनों तो नहीं आएंगे, किसी भी तरह से नहीं आएंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सिर्फ 2 ही होता है। तो अगर हम 4 का पावर n में, यानी n एक नेचुरल नंबर ले, तो n अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो 4 टू द पावर n में कभी भी वो 0 से एंड नहीं करने वाला है। ऑब्वियस सी चीज़ है, क्यों नहीं एंड करेगा, क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 दोनों नहीं है। तो वही चीज़ लिखना है। सो 4 टू द पावर n cannot end with digit 0। यहाँ पे n क्या है लिख सकते हैं, n इज नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ इस चीज़ को। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर विच शुड बी डिवाइडेड
which should be multiplied so that the square root of the product is a rational number. इसके लिए 1200 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 1200 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर आ रहा है। सपोज एक नंबर है 2 स्क्वायर, उसका रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है। अगर उसका स्क्वायर नहीं हो, सपोज स्क्वायर नहीं होता, तो रूट ओवर ऑफ 2 क्या एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 2 एक रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर आने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो स्क्वायर और रूट इसीलिए कैंसिल होके एक रैशनल नंबर आ जाता है। लेकिन अगर जिसका स्क्वायर नहीं होता है, जैसे इस वाले में स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा रूट से, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका पावर 3 का पावर देख सकते हैं 2 नहीं है, तो इसका स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा और ये इस तरह से कुछ रह जाएगा। यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 बाहर आ जाएंगे, एक 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट ओवर ऑफ 3 रह जाएगा। और चाहे हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, फिर भी उसका आंसर आएगा इरेशनल। लेकिन यहाँ पे बोला है कि हमें रैशनल नंबर चाहिए। इसके यानी 1200 में एक ऐसा एक नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि एक रैशनल नंबर बन जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का पावर 2 नहीं है, तो 3 का पावर 2 करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए 3, एक नंबर चाहिए पड़ेगा 3। अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 3 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो हम लिखेंगे 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, जो कि क्वेश्चन में लिखा है उसी को देख के लिखना है। 3 शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1200 so that the square root of the product is a rational number। मतलब यहाँ पे जो 1200 था वो डेफिनेटली अगर उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो रूट में कुछ नंबर रह जाते, जैसे रूट ओवर ऑफ 3 रह जाता था, बाकी 2 इंटू 5 बाहर आ जाते थे। लेकिन जब अगर हम इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1200 में, फिर इसका रूट निकालते हैं, 1200 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो स्क्वायर होने से क्या हो रहा है, स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 बचता है, जिससे कि वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ is 6 meter 25 centimeter and height is 4 meter 75 centimeter. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room exactly. यहाँ बोला है कि हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड निकालना है। एक रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड निकालना है जो कि इन तीनों को मेज़र कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा हो कि लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट, यानी बड़े नंबर की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो नंबर वाइज अगर इसको समझे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा नंबर चाहिए, पूछा है रॉड का लेंथ कितना होना चाहिए पूछा है ना, तो पूछ रहा है कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब तीनों के लिए फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, इसीलिए पूछा ना लॉन्गेस्ट रॉड। लॉन्गेस्ट रॉड मतलब ये सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा है, सबसे बड़े नंबर जो कि इन तीनों को मेजर कर सके, इन तीनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो फैक्टर होता है क्या है, जो कि उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने से पहले इनका यूनिट्स में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 850 सेंटीमीटर।
600 मीटर यानी 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर यानी 475 सेंटीमीटर। तीनों का HCF निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा फिर से। ओके, तो 850 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1 आ रहा है। फिर 625 इज इक्वल्स टू 5 का पावर 4 आ रहा है। फिर 475 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 19 आ रहा है। HCF निकालने के लिए तीनों नंबर का HCF निकालने के लिए देखेंगे ये तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन है 5 और 5 का सबसे छोटा पावर जो है वो 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर यानी 25। और यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड cm में दिया था, इसीलिए आंसर आ जाएगा 25 cm। तो लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एक्जैक्टली इज 25 सेंटीमीटर। डायमेंशंस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो लेंथ ब्रेथ और हाइट को डायमेंशंस कहा जाता है। यहाँ पर हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, शो दैट 5√6 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 5√6 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल है तो हम क्या कर सकते हैं उसको, सो वी कैन राइट 5√6 in p/q form, where p and q are co-prime integers and q is not equals to 0. So 5√6 is equals to p/q. √6 5 मल्टीप्लाई होकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो 5/p/5 हो जाएगा ये। तो हमने p और q को तो इंटीजर माना था, 5 भी इंटीजर है, तो वही लिखेंगे सिंस p, q एंड 5 आर इंटीजर्स, सो p/5q इज रैशनल। सब तो इंटीजर है तो सब ये पूरा रैशनल हो गया। RHS अगर रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा। दिस मीन्स √6 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन √6 तो रैशनल नहीं है ना, तो वही लिखना है। बट दिस contradicts the fact that √6 is irrational. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that क्या incorrect assumption लिया था कि जो क्वेश्चन में जो नंबर दिया है 5√6 is rational, rationalism कर लेता ना, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। Therefore we can conclude, हम ये कह सकते हैं कि वो रैशनल नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, इरेशनल होंगे। We can conclude that 5√6 is irrational, हो गया प्रूफ। If two positive integers p and q are written as p is equals to a square b cube, q is equals to a cube b, where a and b are prime numbers, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन दिया जनरली हम समझ सकते हैं। वेरीफाई LCM p and q into HCF p and q होगा ये इज इक्वल्स टू PQ। तो पहले इसका HCF निकालते हैं, HCF ऑफ p and q निकालते हैं। HCF के लिए देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, उसका छोटा पावर क्या है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर a आया, छोटा पावर 2 है, b आया, कॉमन फैक्टर b का छोटा पावर 1 है। वैसे हम LCM निकालेंगे p and q का। LCM निकालने के लिए भी कॉमन फैक्टर देखेंगे, लेकिन इस बार देखेंगे कि a का बड़ा पावर कौन सा है। सिमिलरली b कॉमन फैक्टर आ रहा है, b का बड़ा पावर क्या है 3। फिर हमें क्या बोला है, LCM इंटू HCF करना है ना, तो देखो करो LCM ऑफ p and q इंटू HCF ऑफ p and q करना है।
एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या है, ए क्यूब बी क्यूब इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू के साथ, जो कि आ रहा है ए का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, बी का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। हमें इसको इज इक्वल टू पी क्यू प्रूफ करना है ना, तो बस सिंपली इसको सिंपली हम पी और क्यू के जैसा लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिख सकते हैं इसलिए। P क्या होगा, a² बी क्यूब इंटू क्यू क्या होगा, a³ बी। इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, यहाँ पर a का पावर क्या है 2 है, यहाँ पे a का पावर 3 है, ऐड करने से a का पावर 5 आ रहा है कि नहीं, तो सही है। b का पावर यहाँ 3 है, या b का पावर 1 है, ऐड करने से 3 + 1 4 आ रहा है, मतलब ये भी सही है। यानी a⁵ और b⁴ को हम a² बी क्यूब इंटू a³ बी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा लिखने से क्वेश्चन में जो दिया है वो प्रूव हो पा रहा है, और हमने जो लिखा है उसमें कुछ गलती भी तो नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो a² बी क्यूब देख सकते हैं यहाँ पे p है, और a³ बी देख सकते हैं q है, तो प्रूव हो गया कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से PQ आ रहा है। और एक्चुअली ये वही कॉन्सेप्ट का प्रूफ है कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आता है, तो वही चीज़ का प्रूफ है और कुछ नहीं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। एक स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई एक सबसे छोटा नंबर, जैसे क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, छोटा नंबर यानी छोटा यानी लोएस्ट, दोनों यानी कॉमन, दोनों क्या कर सकते हैं, विच इज डिविजिबल बाई यानी ये भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है, यानी दोनों के टेबल में आता है। तो हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो निकालो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके लिए हम करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 73 प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या है, 306 इज इक्वल्स टू 2 × 3² × 17, 657 इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 × 3 × 73। सो LCM of 306 and 657 is equals to कॉमन फैक्टर उसका बड़ा पावर 1 है, कॉमन फैक्टर उसका बड़ा पावर 2 है, और बाकी जो बचा कुचा लिख दो, यानी 73 × 17 × 3² 9 × 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22338। 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to be contain cartons of the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट से समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट मतलब यहाँ पे कुछ हाईएस्ट निकालना है, बड़ा निकालना है। दो चीज़ दिया यानी यहाँ पे कॉमन निकालना है, और यहाँ पे इनको डिवाइड करना है, तो फैक्टर निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं तो थोड़ा समझ में भी आएगा। सपोज ये जो कोक के कैंस हैं 144 ना होके सिर्फ 6 कोक के कैंस, सपोज सिर्फ 6 कोक के कैंस हैं, 6 कोक के कैंस नहीं बल्कि 6 कोक के कार्टन्स हैं, डब्बे हैं, बक्से, ठीक है। और यहाँ पे 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैन ना होके सिर्फ 8 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैन से, सपोज उनको अगर हमें स्टैक करके रखना है, स्टैक मतलब कि जो बक्से हैं, बक्से को बक्से के ऊपर रखना है, तो HCF क्यों निकालना है। देखो 6 और 8 का HCF कैसे निकालेंगे, 6 होता है 2 × 3, 8 होता है 2 × 2 का पावर 3। तो LCM HCF इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। दैट मीन्स एक डब्बे के ऊपर हमें एक डब्बा रखना है। ऐसे कोक के कितने डब्बे हैं, 6 डब्बे हैं,
तो एक के ऊपर एक रख दिए, एक के ऊपर एक रख दिए तो हो गए। कोक को हमें रख दिया, तो यहाँ पे टोटल कितने कोक के स्टैक्स बन रहे? 3 स्टैक्स बन रहे। एक स्टैक में 2 कार्टन यानी 2 बक्से रहते हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम पेप्सी को भी अगर हम स्टैक में रखें, स्टैक STAC के स्टैक्स पे अगर अरेंज करें, तो उसके भी अगर हम एक ही स्टैक में 2-2 रखेंगे डब्बे तो भी काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सी के ज़्यादा बॉक्स थे, इसीलिए इसमें क्या लगे 4-4 स्टैक लगे, और इसमें भी देख सकते हैं कि एक स्टैक में 2-2 डब्बे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे कोक कैंस के बहुत सारे कार्टन्स दिए हैं, पेप्सी कैंस के बहुत सारे कार्टन्स दिए हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टैक कितना हो सकता है। तो एक डब्बे के ऊपर डब्बा, ऐसे कितने डब्बे हम रख सकते हैं वो पूछा है मैक्सिमम। और इसमें मैक्सिमम यानी कोक कैंस के स्टैक का मैक्सिमम नंबर जो होगा, पेप्सी कैन का भी मैक्सिमम स्टैक पे उतना ही बक्से होने चाहिए। यानी अगर कोक में अगर सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा था, अभी एग्जांपल में हमने क्या देखा कि कोक में जो स्टैक में कितने डब्बे थे, एक स्टैक में 2-2 डब्बे थे। पेप्सी में के एक स्टैक में भी एक स्टैक में 2-2 डब्बे थे। तो इसको निकालने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो रहा है ना। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कोक के बक्से थे, 8 कोक के बक्से थे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स इन ईच स्टैक के लिए हमको उनका HCF निकालना पड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं कि एक ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। तो बेसिकली आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा। सो 144 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ 144 एंड 90 निकालना पड़ेगा, जो कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 एक आ रहा है, 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर का छोटा पावर अगर हम देखेंगे तो 2 का छोटा पावर 1 है, 3 का छोटा पावर 2 है। तो HCF आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 2 18। दैट मीन्स फिर लास्ट में इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर इफ ईच, जो कि क्वेश्चन में दिखा है, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी के हिसाब से हमें आंसर में कंक्लूजन में लिख देना। Therefore, each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, then 18 would be the greatest number of cartons each stack would have. Three bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? अब इस क्वेश्चन में ना ही कोई ग्रेटेस्ट बोला है, ना ही कोई लीस्ट बोला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि LCM निकालना है, HCF निकालना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बोला है कि 3 बेल्स हैं जो कि अलग अलग इंटरवल्स पे टॉल करते हैं, बजते हैं। एक बेल 9 मिनट के बाद वो बजता है, एक 12 मिनट्स के बाद बजता है और एक 15 मिनट्स के बाद बजता है। हमें पूछा इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, एक साथ वो बजना स्टार्ट हुए, एक साथ उनका शुरुआत बजना, तो वो कब फिर से नेक्स्ट टॉल करेंगे, नेक्स्ट फिर से वो कब टुगेदर मिलेंगे। तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेना थोड़ा सा सही रहेगा। जैसे 2 का अगर हम टेबल देखें, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। वैसे अगर हम 4 का टेबल देखें, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। और वैसे सपोज हम 8 का टेबल देखें, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, सो ऑन। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, इन तीनों का अगर हम LCM निकाल लें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब तीनों में होना चाहिए और वो सबसे छोटा भी होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 8 इन तीनों के मल्टीपल में मौजूद है और वो सबसे छोटा है।
सपोज अब मान लेते हैं कि एक जो बेल है वो हर 2 मिनट के बाद रिंग करता है, एक बेल हर 4 मिनट के बाद रिंग करता है, एक बेल हर 8 मिनट के बाद रिंग करता है। सपोज सबने एक साथ स्टार्ट किया, तो क्या होगा, ये जो थर्ड बेल है वो तो 8 मिनट के बाद ही बजने वाला है। फोर्थ बेल क्या है, फोर्थ बेल जो है मतलब जो सेकंड वाला जो बेल है वो फर्स्ट 4 मिनट में ही बजेगा। फिर नेक्स्ट 8 मिनट में ही बजेगा। फर्स्ट वाला बेल है 2 मिनट में बज रहा है, 4 मिनट में बज रहा है, 6 में बज रहा है और 8 मिनट में ही बज रहा है। तो तीनों हम देख सकते हैं कौन से टाइम पे बजेंगे, 8 मिनट्स पे बजेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमें पूछा है कि ये जो तीनों बेल्स हैं, ये तीनों बेल्स कौन से पर्टिकुलर टाइम पे एक टाइम पे टॉल करेंगे, एक टाइम पे बजेंगे। तो उसके लिए हमें बेसिकली इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए पहले इन्हें हम फैक्टराइज कर देते हैं। 9 हो गया 3 स्क्वायर, 12 हो गया 3 इंटू 2 स्क्वायर, 15 हो गया 3 इंटू 5। सो एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15 इज इक्वल्स टू, कॉमन फैक्टर दिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर तो वैसे यहाँ पे 3 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर देखा जाए तो 2 है, बाकी जो बचा 2 स्क्वायर और 5 वो लिख दिया हमने। ये होगा क्या, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, 45 इंटू 4 करेंगे। गलत आ रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, 9 इंटू 4 इंटू 5, तो इसका आंसर आएगा 180। यहाँ पे गलत दे दिया है आंसर। द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form 65m minus 117. Find the value of m. पहले तो HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो LCM में देख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है। 13 का जो लोएस्ट पावर वो क्या है, 1 है, तो इसका HCF आएगा 13। तो 13 इज इक्वल्स टू 65m माइनस 117 आ रहा है। माइनस 117 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाई 65 आएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो m इज इक्वल्स टू 2 आ चुका है। इनका LCM निकालना है। LCM के लिए LCM ऑफ 65 एंड 117 निकालना है। LCM के लिए वही कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 13 का पावर 1 है, और बाकी बचा कुचा लिख दो, 3 स्क्वायर और 5, 13 यानी 13 इंटू 9 इंटू 5 करना है, तो आंसर आ जाएगा 585। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका आंसर होगा एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of product of power of its primes. This statement is also known as fundamental theorem of arithmetic, unique factorization theorem और the unique prime factorization theorem. इसी थ्योरम को यूज़ करके हमने ये प्रूफ किया था कि अगर कोई नंबर है जैसे 4 to the power n है, तो क्या वो 0 पे एंड कर सकता है। तो हमने चेक किया कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 स्क्वायर, और प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों है तो ही वो नंबर जो है उसके डिजिट क्या बोलते हैं, उसका वंस प्लेस में 0 हो सकता है। एंड विथ 0 मतलब अभी सपोज 890, इसके एंडिंग में 0 है, तो एंड विथ 0 होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो अगर एक नंबर है 2 इंटू 5 इंटू 3 सपोज है, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया। तो सपोज हमें पूछा होता क्या 30 का पावर n जो है ये कभी 0 में एंड करेगा, तो ऑब्वियसली करेगा। यहाँ पे तो 0 देख भी सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एंड करेगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है।
तो यहाँ पे वैसे पूछा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि अगर हम कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर को देखें, उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और उन प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है, तो उन प्राइम फैक्टर्स को क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो वैसे हर कॉम्पोजिट नंबर को ऐसे प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और इसी चीज़ को यूज़ करके हमने ये प्रूफ किया था कि कोई पर्टिकुलर नंबर जैसे कि 4⁴n, इसके प्राइम फैक्टर में तो सिर्फ 2 ही मौजूद है। 2 और 5 दोनों मौजूद होने से ये 0 में एंड करता। जैसे 30 0 में एंड करेगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद है, इसीलिए। ठीक है, सिंपल सा थ्योरम है जो कि 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, वही आपके कुछ भी अगर डाउट्स हैं, कुछ अगर सुझाव है, कुछ सजेशंस हैं, तो आप सब कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।